हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTH डिकोडिंग द हिंदू। हम करेंगे द हिंदू को डीपली डिकोड सो दैट वेरियस एग्जामिनेशन के लिए हमारा करंट पोर्शन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट यूट्यूब को भी फीडबैक मिले कि वीडियो अच्छा है। अब स्टार्ट करते हैं अगस्त 20 का डिस्कशन। स्टार्ट करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। सेकंड स्टेटमेंट, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 nor 2। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या देख लेते हैं, एक क्योट देख लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। कहाँ से है, कहाँ से मिली है ये क्योट? भगवत गीता में से। ये क्योट एथिक्स और ऐसे में हेल्पफुल हो सकती है। अब चलते अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। पहली न्यूज़ क्या है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने UIDAI से डिमांड की थी आधार डिटेल्स की। किन के आधार डिटेल्स की? 12 बांग्लादेशी नेशनल्स की। लेकिन UIDAI ने वो डिटेल्स देने से NIA को मना कर दिया। क्या बोल के मना कर दिया? UIDAI ने कहा कि भाई सेक्शन 33 मुझे कहता है कि मैं किसी की भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है मेरे पास सारी, और केवल सर्टेन केसेस ऐसे हैं जिसमें मैं डिस्क्लोज करूँगा। कौन से केसेस हैं? कि जब कोई जज जो कि हाई कोर्ट का या उससे ऊंचे ओहदे का जज है वो मुझे ऐसा करने के लिए ऑर्डर दे दे। तो फिर NIA ने कौन से कोर्ट को अप्रोच किया? कर्नाटका हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि आप UIDAI को ऑर्डर दो सो दैट वो मुझे 12 बांग्लादेशी नेशनल्स के डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दे, डिटेल्स दे दे। तो कोर्ट ने UIDAI को ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए डायरेक्ट कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी। और साथ ही साथ NIA को क्या कहा गया कि आपको ये जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है इनको केवल जो अपराध है या फिर अपराधी है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही यूज़ करना है, बाकी इनका और कोई यूज़ आपको नहीं करना है। किसी और पर्पस के लिए आपको इन डिटेल्स को यूज़ नहीं करना है। ये इसमें था। और इसमें क्या था कि ये जो केस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो केस देख रही है वो किससे रिलेटेड है कि 12 बांग्लादेशी नेशनल्स जो है ना वो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं, और जो वल्नरेबल वुमेन है बांग्लादेश की उनको इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया जाता है। इस केस को NIA प्रोब कर रही है या फिर जांच कर रही है, ये कह सकते हैं हम। इसलिए UIDAI को हाई कोर्ट ने डिटेल्स देने की इंस्ट्रक्शन दी है। अब इस आर्टिकल में हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो UIDAI के बारे में और दूसरा आधार एक्ट के बारे में। UIDAI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। UIDAI एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कौन सी होती है? जो किसी लॉ के अंडर बनाई जाती है। ये कौन से लॉ के अंडर बनाई गई है? ये बनाई गई है आधार एक्ट 2016 के अंडर। और किसके अंडर आती है, किसके अंडर, किसके जुरिस्डिक्शन में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। UIDAI को इससे पहले भी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2009 में। लेकिन उस टाइम इसको एक अटैच ऑफिस बनाया गया था प्लानिंग कमीशन का। आपको पता है प्लानिंग कमीशन को 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद इसका काम क्या है, मैंडेट क्या है? UIDAI सभी रेजिडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, रेजिडेंट्स, सिटीजन्स नहीं कहा है, सभी रेजिडेंट्स को एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है। मैंडेट इसका ये है। ये था UIDAI के बारे में। थोड़ा सा आधार एक्ट के बारे में देख लेते हैं। आधार एक्ट क्या है? आधार एक्ट, इसका पूरा नाम है आधार
टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। ये लाया ही इसलिए गया था कि जो सब्सिडीज़ का बेनिफिट है वो डायरेक्ट जो बेनिफिशियर है उस तक पहुंच पाए, कहीं भी बीच में कोई इशू ना आए, सो दैट बेनिफिशरी के पास जो बेनिफिट्स हैं वो ना पहुंच पाए। उस चीज़ को, इंटरमीडिएटरीज को ख़त्म करने के लिए ही आधार एक्ट लाया गया था। मेन पर्पस इसका यही था और यही कहा गया है कि सब्सिडीज़ या फिर किसी भी सर्विस का बेनिफिट उठाने के लिए जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फाइनेंस होती है, उन सभी सर्विसेज का बेनिफिट उठाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन नेसेसरी होगा। मतलब अगर आपको किसी भी सब्सिडी का बेनिफिट चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना नेसेसरी है। और इस एक्ट में क्या क्लियर कर दिया गया है कि सभी की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। किसी की भी इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफाइड पर्पस के अलावा ऐसे ही यूज़ नहीं किया जाएगा, ये इसमें स्पेसिफाई किया गया है। आधार एक्ट के बारे में ये था। आधार एक्ट में और क्या है कि आधार एक्ट से अगर किसी के बारे में कोई डिटेल्स निकलवानी है, किसी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हमें चाहिए, तो केवल कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है। केवल कोर्ट के ऑर्डर्स पे UIDAI जो डिटेल्स हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा। और ऐसा करने में जो पर्सन है, किसी पर्सन की अगर इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो उस पर्सन का कंसर्न लेना कोई ज़रूरी नहीं है। यही इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है छत्तीसगढ़ में एक प्लांटेशन ड्राइव या फिर प्लांटेशन स्कीम या फिर प्लांटेशन इनिशिएटिव, आप कुछ भी कह सकते हैं, जन्माष्टमी के उत्सव पर लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या किया गया है, कृष्ण कुंज नाम का एक ड्राइव या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ CM के द्वारा। इसमें क्या होगा कि अर्बन एरियाज़ में 162 स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पे कैसे ट्रीज लगाए जाएंगे जो कि कल्चरली सिग्निफिकेंट है, जिनका हमारे कल्चर में काफ़ी सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी जो है, तुलसी का काफ़ी सिग्निफिकेंस है, तुलसी की हम पूजा करते हैं, तो ये कल्चरली सिग्निफिकेंट, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ ट्री, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जन्माष्टमी के उत्सव पर किया गया है क्योंकि लॉर्ड कृष्णा को इन्होंने क्या कहा है कि लॉर्ड कृष्णा वॉज एन एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट। इन्होंने क्या किया था, कैटल रियरिंग को एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट किया था, तो इनको एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट कहा है। इसमें यही था, ये एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 2-3 स्कीम्स और बताई हैं जो छत्तीसगढ़ की हैं, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोधन न्याय योजना, राम वन गमन पथ टूरिज्म सर्किट, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है कि ये सर्किट उस रास्ते को जोड़ता है जहाँ से ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड राम ने अपने एग्जाइल के टाइम पे ट्रेवल किया था। इसमें क्या फ़ायदा है, इस स्कीम का क्या फ़ायदा होगा, अगर आप किसी भी चीज़ को लोगों के कल्चर के साथ जोड़ देते हैं तो लोग उस चीज़ में ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस एनवायरनमेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। यही था इसमें। और इस आर्टिकल में एज सच इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। एडिटोरियल्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स हैं आज। उसके बाद ये एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है कि जो ओशन के ऊपर लॉ है कि ओशंस के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में बात की गई है। क्योंकि हमें पता है कि जो सीज हैं हमारे, उनकी माइनिंग किस लिए की जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं, काफ़ी फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज मिलते हैं, गैस हाइड्रेट्स, प्रीशियस मेटल्स, और भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और क्या कहा गया है कि जो हाई सीज है ना वो हमारे अर्थ का 45% एरिया कवर करते हैं। हाई सीज मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। ये जो हमारा मैराइन एरिया होता है, मैराइन वाटर्स होते हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। उससे पहले यूएन क्लॉज के बारे में देख लेते हैं, जो कि मैरीटाइम एक्टिविटीज से रिलेटेड लॉ है। क्या है उस यूएन क्लॉज 1982 में आया था। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो किससे रिलेटेड है, मैराइन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज से। इसको लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये जो मैराइन एरिया है इसको 5 जोन में डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, 5 मेन जोन्स में डिवाइड करता है। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। अभी हमने हाई सीज की बात की थी, यहाँ देखिए ये हमने हाई सीज की बात की थी कि 45% अर्थ सरफेस पे क्या है, हाई सीज। ये ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि मैरीटाइम स्पेसिस के ऊपर कुछ ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। कौन सी स्टेट का कितना ज्यूरिसडिक्शन है ये वो बताने वाला इकलौता इंटरनेशनल कन्वेंशन है। और ये क्या करता है, ये डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स को डिफरेंट लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ये यूएन क्लॉज को ऑलमोस्ट सभी साउथ चाइना सी की कोस्टल कंट्रीज ने साइन और रेटिफाई किया हुआ है। लेकिन क्या हो जाता है, डिस्प्यूट किस वजह से हो जाते हैं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग अलग अलग करती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। अब क्या देखना है हमें, ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में सभी जोन्स को दिखाया गया है। जो भी हमारे सी के जोन है डिफरेंट डिफरेंट हमने उनको बांटा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं बेस लाइन को। बेस लाइन क्या है, इट इज द लो वाटर लाइन जो कि किसी भी कोस्टल स्टेट की ऑफिशियल लाइन कहा जाती है। लो वाटर लाइन क्यों कहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ वाटर की डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, कम डेप्थ है और ये कोस्टल स्टेट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद इंटरनल वाटर्स वाला स्पेस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरनल वाटर्स का स्पेस। जो बेसलाइन के अंदर अंदर जो पानी है वो इसको इंटरनल वाटर कहा जाता है। ये भी कोस्टल जो स्टेट है उसी से बिलोंग करता है। उसके बाद जो इंटरनल वाटर है उस पे जिस भी कोस्टल स्टेट का वो है उसकी फुल सॉवरेनिटी होती है, मतलब वो उसको एक लैंड टेरिटरी की तरह यूज कर सकता है, उसकी लैंड टेरिटरी की तरह वो होती है। एग्जाम्पल क्या है इंटरनल वाटर्स के, जैसे पोर्ट्स होते हैं, हमारे पास भी काफ़ी पोर्ट्स हैं साउथ इंडिया में, रिवर होते हैं, बेज होती हैं, ये इंटरनल वाटर्स में आती हैं। और इंटरनल वाटर में नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, मतलब कोई भी दूसरा देश अपने किसी भी शिप को या वेसल को वहाँ से पास नहीं करवा सकता। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज यहाँ प्रोवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट एरिया पे आ जाते हैं, वो क्या है, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी हम देख सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से है दूर, ये रहा 12 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद यहाँ पे भी इस एरिया पे भी जो कोस्टल स्टेट हैं उनकी पूरी की पूरी सॉवरेनिटी और जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे कि टेरिटोरियल सी में इंटरनल वाटर्स की तरह। लेकिन यहाँ जो राइट्स होते हैं वो केवल सरफेस पे होते हैं। यहाँ सी बेड, सब सॉइल और एयर स्पेस को भी जो कोस्टल स्टेट है वो यूज कर सकती है। मतलब जो राइट्स हैं कोस्टल स्टेट के वो केवल टेरिटोरियल सी या फिर सरफेस तक सीमित नहीं है। सी बेड है, जो भी मिनरल्स यहाँ हैं, सब सॉइल है, यहाँ की जो सॉइल है, और जो एयर स्पेस है वो सब भी कौन यूज कर सकता है, वही कोस्टल स्टेट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यहाँ जो इनोसेंट पैसेज है उसको कुछ शर्तों पर लिमिट किया जा सकता है। कोस्टल स्टेट किसी सिचुएशन में अलाउ कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिगस जोन।
कॉन्टिग्यूअस जोन हम देख सकते हैं बेस लाइन से 12 ये वाला और 12 ये वाला, मतलब टोटल 24 नॉटिकल माइल्स दूर है, 24 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। और ये जो है कॉन्टिग्यूअस जोन वो किसके बीच में इंटरमीडियरी है, टेरिटोरियल सी के और हाई सीज के, हाई सीज आ जाएगा आगे। उसके बाद क्या है कि जो कोस्टल स्टेट है उसके पास टेरिटोरियल और टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल जो कोस्टल स्टेट है उसके पास जो है ना, वो अगर कोई भी कंट्री उसकी टेरिटोरियल सी में या इस टेरिटरी में कोई भी लॉ को वायलेट करती है, चाहे वो फिस्कल लॉ हो चाहे कस्टम लॉ हो, किसी भी टाइप के लॉ को अगर वायलेट करती है तो उस कोस्टल स्टेट के पास उसको पनिश करने तक की राइट या फिर पावर कह सकते हैं कि है। उसके बाद टेरिटोरियल सी में क्या था, स्टेट के पास सब सॉइल और सब मिनरल्स और एयर स्पेस सभी पे राइट था। लेकिन कॉन्टिग्यूअस जोन जो है ना, इसमें स्टेट के पास केवल ओशन के सरफेस और फ्लोर का राइट है, एयर और स्पेस राइट यहाँ खत्म हो जाता है, ये इंटरनेशनल स्पेस आ जाता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक फैला हुआ है बेस लाइन से, ये हम देख पा रहे हैं, ये बेस लाइन है, यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक ये फैला हुआ है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, इसमें जो कोस्टल स्टेट है उसके पास क्या क्या राइट होते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है नेचुरल रिसोर्सेज को, कंजर्व करने का, मैनेज करने का, सी बेड और सबसॉइल सब कुछ मैनेज करने का जो राइट है, एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट सब कुछ करने का जो राइट है वो सॉवरेन राइट किसके पास है, कोस्टल स्टेट के पास। और क्या एनर्जीज के लिए यूज कर सकती है वो EEZ जोन को, वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वाटर से, करंट से, विंड से, इन सब से एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए भी EEZ वाले जोन का यूज कर सकती है। जो EEZ है ना, वो कोस्टल स्टेट को क्या राइट देता है कि वो नेविगेशन के लिए किसी भी शिप को जाने दे या फिर फ्लाइट करने दे, लेकिन बहुत कम एक्सेप्शंस हैं उस चीज़ के लिए, प्रोहिबिट करने का उसके पास राइट है। हाई सीज के बारे में देख लेते हैं। हाई सीज वाला सरफेस जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का सरफेस है सारा, वो हो जाएगा, या फिर ये कह दें कि EEZ के बाद का जो सारा एरिया है, सारा वाटर्स हैं, वो हाई सीज में आ जाएंगे। और ये क्या है, ये इसको कहा जाता है कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, क्योंकि इस पे किसी का कोई हक नहीं है, किसी का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं किसी भी देश का, तो ये सभी के लिए बराबर रूप से अवेलेबल है। और अगर कोई भी स्टेट यहाँ पीसफुल पर्पस के लिए कोई एक्टिविटीज़ कर रही हैं तो वो कर सकती हैं, जैसे मैराइन साइंस से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या फिर अंडर सी एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ, तो वो सब जो पीसफुल पर्पसेस के लिए की जाए वो कर सकती है, उस पर कोई मनाही नहीं है। ये सब इसके बारे में था। उसके बाद हमें क्या देखना है, थोड़ा सा ब्लू इकोनॉमी की बात आई है यहाँ, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी की बात इसलिए आई है क्योंकि हम मैराइन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं गैस हाइड्रेट्स में, प्रीशियस मेटल्स, फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, और काफ़ी जो बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं उन्हें एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई है कि एक्जोटिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं यहाँ हाई सीज में, जो कि अभी तक डीप ओशंस में छुपे हुए हैं और उनको अभी भी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं हम लोग। उनको ड्रग्स और वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा मतलब डिस्कवरी मानी जाएगी ह्यूमंस के लिए कि वो इनको यूज़ करके कुछ ऐसी ड्रग्स बना ले जिनका इलाज हमारे पास नहीं है, ऐसी बीमारियों का इलाज हम ढूंढ पाएँ। तो ये काफ़ी बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगा। इसके बाद ब्लू इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी के बारे में क्या है ब्लू इकोनॉमी, ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था,
गुंटर पॉली ने 2010 में अपनी बुक में द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 इनोवेशंस एंड 100 मिलियन जॉब्स, ये इनकी बुक का नाम है। इसका ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ओशन के रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना, सो दैट हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पाएँ, लिवलीहुड बढ़ा पाएँ, जॉब्स दे पाएँ लोगों को, और जो हमारा ओशन का इकोसिस्टम है उसका ध्यान रख पाएँ, उसको कंजर्व कर पाएँ। ये किस चीज़ के लिए बोलता है कि जो ओशन में है वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं कि ओशन के रिसोर्सेज को हाईली प्रोडक्टिव बनाया जाए और ओशन की हेल्थ को कंजर्व किया जाए। ब्लू इकोनॉमी जो है वो ओशन इकोनॉमी को सोशली इंक्लूड करने की बात करती है, लोगों के साथ इंक्लूड करना, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के साथ इंक्लूड करना और बिजनेस मॉडल्स के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इंक्लूड करना, इन सब की बात करती है। क्या क्या है इसके फ़ायदे, क्या हो सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होगा? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, एनवायरनमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि CO2 का एमिशन नहीं होगा, हार्मफुल गैसेस नहीं निकलेंगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो हमारे पास। फिशरीज़ बढ़ सकती हैं, फिशरीज से क्या होगा? रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी लोगों के पास, और फिश स्टॉक हम क्या कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोर कर पाएंगे। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट करने में इजी होगा, अगर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ट्रेड करने में भी इजी होगा क्योंकि हमारा 80% जो इंटरनेशनल गुड्स का ट्रेड है ना वो अभी भी किसके थ्रू होता है? ओशंस के थ्रू। टूरिज्म को तो बूस्ट करेगा ही, और टूरिज्म बूस्ट होगा तो उससे क्या होगा? जॉब आएंगी, और जॉब आएंगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो हर तरह से ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। क्लाइमेट चेंज का मैंने आपको बता दिया, ओशंस एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने में हेल्पफुल होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा क्योंकि ओशंस के पास जो लैंड पे वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बेटरली रिकवर करने की ज़्यादा कैपेसिटी है। अब ये देखते हैं कि ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या क्या मिशंस चलाए गए हैं। सबसे पहले है डीप ओशन मिशन, ये हमने काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुना है। इसमें क्या है कि डीप ओशंस के जो रिसोर्सेज हैं, लिविंग चाहे नॉन लिविंग, उनको हार्नेस करने के लिए, उनको मतलब पूरा यूटिलाइज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है। नेक्स्ट कौन सा है? इंडियन नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और नॉर्वे में 2020 में साइन किया था या फिर एग्री किया था, और ये दोनों क्या करेंगे? मिलके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्लू इकोनॉमी का यूज़ करेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता है, यहाँ पोर्ट को डेवलप करने की बात की गई है, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। और ओ स्मार्ट एक इनिशिएटिव है जो क्या कहता है कि ओशंस और मैराइन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ये क्या कहता है कि कोस्टल कम्युनिटीज़ का जो लिवलीहुड है उसको इम्प्रूव किया जाए विद द हेल्प ऑफ मैराइन रिसोर्सेज। नेशनल फिशरीज पॉलिसी, ये क्या कहती है कि ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव हो और फिशरीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये ब्लू इकोनॉमी के बारे में था। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इससे हमें ओशन के जो हाई सीज के यूटिलाइजेशन है या फिर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करता है कि उनको अभी भी यूटिलाइज करना हमारा मेन फोकस है। स्टडीज़ उसी के लिए चल रही हैं और इसके लिए जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसकी काफ़ी ज़रूरत है, सो दैट बेनिफिट शेयरिंग हो पाए। कोई भी एक देश ऐसा ना हो जो बेनिफिट उठा ले सभी को बराबर, क्योंकि किसी के भी नेशनल जुरिस्डिक्शन में हाई सीज नहीं आते हैं, तो सभी को बेनिफिट शेयरिंग का हक मिलना चाहिए। यही इस आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि मेघालय में हमें पता है रेड होल माइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी भी एक आदमी की डेथ हुई है और दूसरा सीरियस है। तो रेड होल माइनिंग के बारे में देख लेते हैं। रेड होल माइनिंग का मतलब है बहुत छोटी टनल्स जो कि यूजुअली होती हैं 3 से 4 फुट लंबी, इतने को खोदना
जिनके अंदर वर्कर्स जाते हैं या फिर मेनली चिल्ड्रन जाते हैं और क्या करते हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है उसने 2014 में इसको बैन कर दिया है। किसको बैन कर दिया है? रेड होल माइनिंग को, क्योंकि क्या कहता है कि ये वर्कर्स के लिए सेफ नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है। लेकिन मेघालय की गवर्नमेंट ने इस एनजीटी के बैन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। गवर्नमेंट ने क्या कहा था इस बारे में कि मेघालय में टोटल जो कोल रिजर्व है ना वो 640 मिलियन टन है और मोस्टली ऐसा है कि जिसको अनसाइंटिफिक मैनर में इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज़ के द्वारा माइन किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। और क्योंकि जो मेघालय का कोल है वो काफ़ी थिन है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इसके लिए अगर हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं, काफ़ी कॉस्ट लगा के कोई प्रोजेक्ट वहाँ लगाते हैं कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। और क्या होगा, कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हिली टेरेन है, हिली एरिया है, तो वहाँ उन जो माइंस होंगी उनके कोलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मेघालय में क्या है, ये टेक्निक डेवलप की गई है, मेघालय में स्पेशली ये रेड होल टेक्निक डेवलप किए गए है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी वहीं की जाती है। इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है रेड होल माइनिंग के। ये वाटर रिसोर्सेज को एसिडिक कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, माइनिंग हम करते हैं तब काफ़ी सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो निकलते हैं और ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाते हैं। वो एट लास्ट वाटर रिसोर्सेज को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। वाटर में किसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, सल्फेट्स की, आयरन की और हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है और बीओडी जो है वो बढ़ जाती है और पानी की क्वालिटी जो क्या है वो कम हो जाती है। ये भी देखा गया है कि जो कोल को रोड साइड डंप कर दिया जाता है उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, मतलब हर टाइप का पोल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है। जो ट्रक्स हैं या फिर और कोई व्हीकल जो कि कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी हमारे एनवायरमेंटल डैमेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने बताया एनजीटी ने इस प्रैक्टिस को सेफ नहीं बताया वर्कर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये हो रही है। माइंस क्या होता है, कई बार माइंस बनाते हैं, वो हिली एरिया है, उसकी वजह से माइंस कई बार कोलैप्स कर जाती हैं। कोलैप्स करके कई बार क्या होता है कि पानी भी आ जाता है कहीं से, तो फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब इसके डिसएडवांटेजेस या फिर बैड साइड इसकी कह सकते हैं हम। यही था इस आर्टिकल में और कुछ नहीं था, आपको रेड होल माइनिंग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं कि HIV पेशेंट्स ने क्या किया है। जो HIV की ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, उनकी शॉर्टेज को लेके अपनी आपत्ति जताई है। अब हमें इस आर्टिकल में क्या पता होना चाहिए कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आखिर हैं क्या। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को देख लेते हैं, ड्रग्स का अपने आप पता चल ही जाएगा हमें। ये क्या है, ये डेली मेडिकेशन है, मतलब डेली दी जाने वाली ये दवाई हैं जो कि HIV वायरस को रिप्रोड्यूस होने से रोकती हैं। ये जो है थेरेपी, ये CD4 सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। CD4 सेल्स कौन से होते हैं, जिनको HIV में मेन टारगेट किया जाता है और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इन्हीं को बचाने का काम ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करती है और इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो इस डिजीज से लड़ पाए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि HIV को एड्स में चेंज होने में ये रोकती है। मतलब HIV इनिशियली स्टेज में ज़रूरी नहीं है कि एड्स की फॉर्म ले ही ले, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एड्स की फॉर्म वो ले लेता है, तो उसको ट्रांसमिशन को उसके रोकती है। ये इसका काम है और इसकी सप्लाई नहीं हो रही है तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। ये आपको पता होना चाहिए था, इस आर्टिकल में यही था। एक नेक्स्ट है, क्या है कि यूपी जो है वो बात कर रहा है कि हम 16 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करेंगे अगले 5 सालों में। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात आई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या है। ये बात करता है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाएगी
वो की जाएगी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जैसे विंड और सोलर, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल पावर स्टेशंस, जो कन्वेंशनली जो थर्मल पावर स्टेशंस है उनके साथ मिलके जनरेट कौन सी की जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी। और ये क्या टारगेट रखा है इन्होंने कि 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसका हेल्प या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया में ये लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है, उसके बाद इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी है, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है, और ये क्या है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। स्किल्ड कौन से होंगे? जो कि इंजीनियर्स हैं, और अनस्किल्ड कौन से होंगे? जो यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाने का काम करेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये लिवलीहुड भी प्रोवाइड करवा रहा है। आपको ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए था। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये आर्टिकल तो है किसी आर्टिस्ट से रिलेटेड, लेकिन आर्टिस्ट का एज सच हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंस नहीं है। लेकिन क्या है कि इन जो आर्टिस्ट है ना, इनका नाम है चाइना पॉल। तो इन्होंने एक आर्ट फेस्टिवल कुनमिंग में अटेंड किया था 2018 में, और कुनमिंग से मुझे याद आया कि एक कुनमिंग डिक्लेरेशन है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ उसको उठा लिया है। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं। कुनमिंग डिक्लेरेशन को 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। कहाँ अडॉप्ट किया गया इसको? UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहाँ है ये कुनमिंग? चाइना में। 15th कॉन्फ्रेंस COP में इसको अडॉप्ट किया गया। क्या है ये? इसका मतलब एम्स क्या है इसके? आपने सुना होगा HE टारगेट्स थे हमारे पास 2011 से 2020 तक के लिए, HE टारगेट्स, जिसमें 20 टारगेट्स थे, और उनका एम क्या था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना और जो बायोडाइवर्सिटी है उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, ये था। अब यही उसका आगे जो नया रूप है या फिर कह सकते हैं इसका एडवांस डिक्लेरेशन है, वो है कुनमिंग डिक्लेरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बाइंडिंग नहीं है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगेगा कि ये बाइंडिंग होना चाहिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो फिर भी ये बाइंडिंग नहीं है। इसमें एक और स्कीम कह सकते हैं या फिर इनिशिएटिव कह सकते हैं जो इसके अंडर आता है, वो क्या है? 30/30 टारगेट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 30/30 टारगेट का क्या एम है। ये COP 15 में ही लाया गया, और इसका काम क्या है? इसने क्या एम किया है कि जो 2030 तक ना अर्थ के लैंड और ओशंस को 30% तक प्रोटेक्टेड स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब 2030 तक 30% अर्थ के लैंड और वाटर को ये कह दिया जाएगा कि ये प्रोटेक्टेड हैं एनवायरमेंटल कंसर्न से या फिर पॉल्यूशन से। उसके बाद इसमें एक फंड भी बनाया गया है, कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, और चाइना ने क्या कहा है कि चाइना इसमें $233 मिलियन अपनी तरफ से डालेगा इस फंड में। ऑल्दो ये दोगली बात हो गई है क्योंकि चाइना ही है जो सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करता है और वही इसमें सबसे ज़्यादा फंड देने की बात कर रहा है। बात तो दोगली है लेकिन जो है वो यही है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल पे जाने से पहले यहाँ एक आर्टिकल है, ऑल्दो आर्टिकल हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ दो चीज़ों का नाम आया है, एक है ओडेसा, एक है डोनेट्स्क। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, आप जैसे भी चाहे इसको बोल सकते हैं। ओडिशा पोर्ट कहाँ है? ये है यूक्रेन में, आपको पता होना चाहिए ये यूक्रेन में है। और डोनेट्स्क ये भी कहाँ है? यूक्रेन में ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने देखा है UPSC में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ है नेक्स्ट आर्टिकल, ये रिलेटेड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के डिस्प्यूट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। ये कहा गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ साइन किया हुआ है, उसमें भी
जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन का जो इशू रहता है उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम किया जाएगा। देख लेते हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या सिस्टम है। ये क्या कहता है कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ या ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम कर देंगे और अपने आपसी ट्रेड को बढ़ाएंगे। इसमें क्या कवर किया जाता है, गुड्स भी कवर किए जाते हैं और सर्विसेज भी कवर की जाती हैं, ये इसमें इम्पॉर्टेंट था। अलोंग विथ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें IPR को भी इंक्लूड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और कंपटीशन पॉलिसी, सभी चीज़ों को, सभी एरियाज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ है, इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका और एशियन के मेंबर्स। आपके लिए काम ये है कि आपको एशियन के मेंबर्स देखने हैं कौन कौन से हैं, सभी के नाम आपको बताने हैं। FTA जो है, अब बात आती है रूल्स ऑफ ऑरिजिन की। हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक रूल्स ऑफ ऑरिजिन का सेट दिया गया है जो ये बताएगा कि कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए सो दैट कि किसी भी गुड को ओरिजिनेटिंग स्टेटस मिल जाए, कि मतलब वो स्टेटस मिल जाए कि ये गुड जिस कंट्री से आ रहा है हमारे पास उसी में ये ओरिजिनेट हुआ है। और ये क्राइटेरिया जो है वो किस किस चीज़ पे बेस होता है, ये होता है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, मतलब डोमेस्टिकली उस देश में उसके ऊपर कितना काम हुआ है और उसकी वैल्यू में कितना एडिशन हुआ है और उसके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब उसको मैन्युफैक्चर या प्रोसेस किया गया, इस बेसिस पे ये किया जाता है। बेनिफिट क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, जब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है तो जो FTA के पार्टनर्स हैं ना वो एक दूसरे की मार्केट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सपोर्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं अपना जो सामान है वो FTAs में भेजना, क्योंकि वहाँ उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है नॉन FTA कंट्रीज़ के मुकाबले, तो ये उनके लिए एक फ़ायदा हो जाता है। ये था इसके बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये क्या है आर्टिकल कि साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं आजकल वो हो रहे हैं मेनली, उनका टारगेट जो है वो है रिमूवेबल मीडिया। रिमूवेबल मीडिया मतलब CDs, DVDs, ब्लू-रे डिस्क, डिस्केट्स और USB ड्राइव्स। और आपको ये पता होना चाहिए इसका 52% पोर्शन जो है वो रिमूवेबल मीडिया के थ्रू हो रहा है। वो इनका एम क्या है, ये सब साइबर थ्रेट्स का के लिए इनका यूज़ करने का रिमूवेबल मीडिया का, सो दैट वो अपनी कनेक्टिविटी यहाँ बना पाएँ, डाटा को हैक कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ। ये 3 मेन एम है। उसके बाद बात आई है ट्रोजन की। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन होता है एक टाइप का मालवेयर जो देखने में तो हमें लगेगा लेजिटिमेट, मतलब असली सॉफ्टवेयर लगेगा, लेकिन एक टाइप का वायरस या फिर मालवेयर होता है। ये इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। इसमें बस यही था। अब आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। एडिटोरियल्स आज के लेक्चर में काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं। ये काफ़ी कल भी न्यूज़ में था, लेकिन मैंने इसको न्यूज़ में कवर नहीं किया था। मुझे पता था इस पर जो है एडिटोरियल ज़रूर आएगा, इसको डिस्कस हम डिटेल में ही करेंगे। लो आज ही आ गया। देखते हैं क्या है कि GST लॉ के अंडर जो GST ऑफिसर्स हैं ना, वो कोई भी टैक्स इवेजन करता है उस मैटर में काफ़ी जल्दी अरेस्ट के ऑर्डर्स दे रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ काफ़ी जल्दी केस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ाई जाए, उसकी प्रोसेस को चेंज किया जाए और टैक्स इवेजन या फिर टैक्स इवेडर्स जो हैं उनके जो इन सिंपल वर्ड्स जो टैक्स इवेडर्स हैं ना, उनके लिए जो एक्शन लिए जाते हैं या फिर एनफोर्समेंट प्रोसेस जो हैं उनको बदलने की बात की गई है। क्या कहा गया है? सबसे पहला काम क्या किया गया है कि मॉनेटरी थ्रेशहोल्ड्स को बढ़ा दिया गया है, मतलब अब लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। पहले सपोज लिमिट थी कम, तो अगर किसी ने भी उतनी लिमिट का टैक्स इवेजन किया तो उसको अरेस्ट के लिए या फिर समन के ऑर्डर्स दे दिए जाते थे, लेकिन अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है कस्टम एक्ट के अंदर। उसके बाद
जो बोर्ड है ना, कौन सा बोर्ड, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसने गाइडलाइंस इशू की हैं कि किन किन टाइम पे या किस किस सिचुएशन में जो GST ऑफिशियल्स हैं उनके पास अरेस्ट करने की या फिर समन इशू करने की पावर है। अब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ऐसी नॉर्म्स या फिर ऐसी गाइडलाइंस पहले इशू नहीं हुई, ऐसी गाइडलाइंस पहले भी सेंट्रल एक्साइज टैक्स के लिए इशू की गई हैं, लेकिन अब क्या है, अब सेंट्रल एक्साइज टैक्स GST के अंडर सबस्यूम कर दिया गया है। तो CBIC को ये फील हुआ कि दोबारा से नई गाइडलाइंस को इशू किया जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या कह दिया नई गाइडलाइंस में कि किसी भी कंपनी के या फर्म के CEOs और MDs को आप तब तक समन नहीं करेंगे जब तक आपको ये ना लगे कि उनकी एक टैक्स इवेजन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मतलब जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि CEO की या फिर MD की एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है टैक्स इवेजन में, तब तक आप उनको समन नहीं कर सकते। और जो क्या था कि जो भी ऑफिसर, GST ऑफिसर अगर किसी को समन के लिए बुलाता था तो जो अप्रूवल लेता था वो उस प्रोसेस को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। स्ट्रिक्ट मतलब अब वो समन क्वेश्चनेबल हो गया है। अब ऑफिसर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किस बेसिस पे इस पर्टिकुलर पर्सन को समन के लिए बुला रहे हैं, तो इस वे से भी इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ऐसा किस लिए किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है कि जो रूटीन अरेस्ट होने लग गए हैं ना हमारे देश में, उसको प्रिवेंट किया जा सके। और क्या है, मैकेनिकल अरेस्ट जो है, रूटीन और मैकेनिकल अरेस्ट, मतलब अब कहने का ये है कि अगर आपके पास अरेस्ट करने की पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अरेस्ट करेंगे ही। पावर डज नॉट इम्प्लाइज दैट you are supposed to do the same। एक चीज और कही गई है नए रूल्स में कि ये देखना होगा कि इंटेंशन क्या है टैक्स इवेडर का। अगर उसका इंटेंशन डायरेक्टली या फिर रॉन्गफुली टैक्स बेनिफिट्स को अवेल करना है, उसी केस में आप उसको अरेस्ट करने का प्रपोजल देंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान या कोई पर्सन टैक्स लेवी को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है, इंटरप्रेटिंग में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो वो उस केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी एक कंडीशन डाल दी गई है। तो इस वजह से इस लॉ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया है, सो दैट जो इजी अरेस्टिंग का कल्चर चल पड़ा था उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और क्या कहा गया है, ये किस लिए किया गया है, हमें पता है ऑलरेडी हमारी जेल्स कैपेसिटी से ज़्यादा लोड ले रही हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। उस चीज़ को कम करने के लिए ये सब चेंजेस किए गए हैं। और क्या कहा गया है कि एक वेल रीजन्ड प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम GST को एक अच्छा और सिंपल टैक्स बना पाए, ना कि बिजनेसेस के लिए इसको एक फियर फैक्टर बनाए। यही था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस क्या था कि 2002 में गुजरात रायट्स में बिल्किस बानो के परिवार वालों को, फैमिली मेम्बर्स को मार दिया गया था। उसके बाद 2008 में बिल्किस बानो जब प्रेग्नेंट थी तब उनका गैंग रेप किया गया। तो इस केस में 11 लोगों को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई थी। लेकिन अब क्या बात आई है कि इन 11 लोगों को रेमिशन मिल रहा है, मतलब इनको छोड़ दिया जा रहा है। तो ये जो ऑथर हैं या राइटर हैं ये कहती हैं कि ये इनजस्टिस है। एक्सेप्शन आपने दिया भी है अगर, तो भी ये इनजस्टिस कर रहा है। कैसे कर रहा है, सारी बातों को समझ लेते हैं कि सभी स्टेट की अपनी अपनी रेमिशन पॉलिसी है। रेमिशन क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का ही कहेंगे हम, किसी भी सेंटेंस का जब फॉर्म चेंज कर दिया, टाइम कम कर दिया जाए, फॉर्म को सेम रखा जाए। जैसे किसी को अगर रिग्रेस
प्रिजनमेंट दी गई है 5 साल की, तो उसको रेमिट करके 3 साल की किया जा सकता है। ये रेमिशन होता है। अब सभी स्टेट्स की अपनी अपनी रेमिशन पॉलिसी है और गुजरात ने 2014 में ही एक प्रिजनर्स के लिए नई रेमिशन पॉलिसी बनाई है। ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्या कहा गया है नई वाली पॉलिसी में कि जो भी रेप के कन्विक्ट्स हैं ना, रेप की वजह से जो भी जेल में हैं, उनको प्री मैच्योर रिलीज नहीं किया जाएगा, मतलब वो रेमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने कौन सी रेमिशन पॉलिसी को लागू किया? रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992। क्योंकि इसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि ये केस हुआ था 2002 में और 2008 में और नई गाइडलाइंस आई हैं 2014 में। तो कोर्ट का कहना है कि ये जो ऑफेंडर्स हैं, इनके ऊपर कौन सी गाइडलाइंस लागू होंगी? 1992 वाली, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब वहाँ रेप को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि जो रेप के कन्विक्ट्स हैं उनको रेमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है अकॉर्डिंग टू द राइटर। उसके बाद क्या है कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने ये तय कर रखा है, अपने अपने रूल्स बना रखे हैं कि हर प्रिजनर को कुछ दिन, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज रेमिशन के तौर पे मिल जाते हैं। रेमिशन के तौर पे कैसे मिल जाते हैं? जैसे अगर कोई पर्सन जो है वो 10 साल के लिए जेल में बंद है, उसकी सज़ा है 10 साल की, और उसने 2 साल रेमिशन में अर्न किए हैं, मतलब अपना बिहेव अच्छा रख के अपने आप को सुधार कर 2 साल अर्न किए हैं, तो उसकी प्रिजन में लाइफ कितनी रह जाएगी? 8 ईयर्स की। तो ये रूल्स हैं। ये किसके अंडर आते हैं? प्रिजन एक्ट 1894 के अंदर से ये रूल्स हैं। और सभी स्टेट्स के अपने डिफरेंट रूल हैं, क्योंकि प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन सीआरपीसी क्या कहता है? सीआरपीसी ये कहता है कि रेमिशन की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो भी लाइफ कन्विक्ट्स हैं ना, उनको कम से कम भी 14 साल की जेल तो होनी ही चाहिए। 14 साल से पहले वो किसी भी तरह के रेमिशन या प्री मैच्योर रिलीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन क्या होता है कि स्टेट जो है वो अपना प्रोसीजर रखती है रिलीज करने के लिए, और इस प्रोसीजर में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी कम होती है, मतलब कम ट्रांसपेरेंसी में ये काम किया जाता है। किस बेसिस पे किया जाता है? इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। स्टेट्स क्या करती हैं? सीआरपीसी लॉ को देखते ना हुए गवर्नमेंट की पावर को गवर्नर की पावर को यूज़ करती हैं। पावर कौन सी है गवर्नर के पास? रेमिशन की पावर है अंडर आर्टिकल 161, और 14 साल के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको भी बाईपास करते हुए पाया गया है। अब क्या कहा गया है, ऑथर ने क्या कहा है कि कोई भी जो क्रिमिनल पॉलिसी है ना, उसको ऑफेंस के बेसिस पे एक्सक्लूजन नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है कि रेप के जो ऑफेंडर्स होंगे उनको रेमिशन नहीं मिलेगा, तो ऑथर का कहना है कि क्रिमिनल पॉलिसी में इस टाइप के एक्सक्लूजन्स ऑफेंस बेस्ड जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ऑथर ने क्या कहा है, राइटर ने क्या कहा है कि रेमिशन जो है ना, वो इसलिए ये पॉलिसी लाई गई थी, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्रिजनर्स हैं उनके अंदर एक रिफॉर्मेशन लाया जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, सो दैट उनको एक तरह से ये लालच हो जाएगा कि अगर हम सुधर जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, तो हमारी सज़ा कम हो जाएगी। उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रेमिशन लाया गया था। और ये जो है ना रेमिशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ प्रिजनर्स राइट टू लाइफ, मतलब ये उसकी लाइफ का एक इनहेरेंट पार्ट है। मतलब हम कह सकते हैं राइट टू गेट रेमिशन राइट टू लाइफ का पार्ट है, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर आ जाएगा। और जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि रेमिशन एक प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज नहीं है, ये हर कैदी का क्या है? राइट है। इसमें क्या, लेकिन ऑथर का कहना है कि
राइटर का, सॉरी ऑथर मैं बार बार बोल रही हूँ गलती से, राइटर हैं ये, इन राइटर का कहना है कि ये ऐसा कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट है जो केवल इन 11 लोगों पे किया जा रहा है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2014 से पहले कोई गुनाह किया है, रेप जैसा, तो उनको ये पूरी की पूरी जो आप बेनिफिट है उनको क्यों नहीं दे रहे हो? पूरी क्लास जो ऑफेंडर्स की है उस पूरी क्लास को आप ये बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे हो? केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट ये 11 लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? यही बात कही है दोबारा से कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो जो इन्हीं की कैटेगरी के प्रिजनर्स हैं उनको क्यों एक्सक्लूड कर रही है इस पॉलिसी के अंदर। अगर करना है तो सभी को रिलीज करे, सभी को रेमिशन दे, और नहीं तो इनके लिए 11 के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट या एक्सेप्शन क्यों? और राइटर के अकॉर्डिंग जो है वो सर्वाइवर्स के लिए जो दिक्कतें आती है, सर्वाइवर्स को, रेप विक्टिम्स को, उनके बारे में बात की गई है कि उन्हें जो भी कास्ट या रिलीजियस माइनॉरिटीज से जो सर्वाइवर्स होते हैं उन्हें कितने ज़्यादा सोशल ऑपरेशन का शिकार होना पड़ता है, और क्या होता है उनके ऊपर प्रेशर होता है कहाँ से, परपिट्रेटर से, मेजॉरिटी कम्युनिटी से। अगर वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते तो मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके ऊपर प्रेशर बनाती है, और कई बार पुलिस को भी उनके ऊपर प्रेशर बनाते हुए देखा गया कि वो क्रिमिनल चार्जेस को हटा दे। और क्या होता है कि विटनेस होता नहीं है, कोई भी रेप अगर हो रहा है तो उसमें नॉर्मली विटनेस कोई होगा नहीं, उस चक्कर में क्या होता है जो कंप्लेंट है वो जो ऑफेंडर है उसको बचाने का काम कर जाती है, उसको सज़ा दिलाने से ज़्यादा उसको बचाने का काम कर जाती है। तो यही कहा गया है कि एक तो अपने आप में ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि बिल्किस बानो जो थी उनको काफ़ी डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, उन्होंने अपनी लोकेशन भी बार बार चेंज की अपनी सेफ्टी के लिए, रिलोकेट किया बार बार, और इन सब कठिनाइयों को झेलने के बावजूद बिल्किस बानो को क्या मिल रहा है, उनके जो ऑफेंडर्स हैं उनकी रिलीज। तो ये कैसा एक्सेप्शन है, ये कहा गया है इस आर्टिकल में, यही था। एक चीज़ हम देख लेते हैं कि कोर्ट ने जो है ना वो लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 5 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो स्टेट को सोचने चाहिए रिमिशन का डिसीजन लेने से पहले। वो कौन कौन से हैं कि जो ऑफेंस किया है वो इंडिविजुअल एक्ट होना चाहिए जो कि सोसाइटी को अफेक्ट ना करता हो, और क्या है कि जो क्राइम हुआ है उसके रिपीट होने के फ्यूचर में कितने चांसेस हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में स्टेट को रखना है रिमिशन देने से पहले। और क्या देखना है कि जो कन्विक्ट है उसके पास अभी भी पोटेंशियल है क्राइम करने का, या उसने वो पोटेंशियल खो दिया है। उसके बाद जो कन्विक्ट है उसको प्रिजन में रखने का जो पर्पस था क्या वो सर्व हो रहा है, मतलब अगर वो एक रेपिस्ट था तो क्या उसकी वजह से रेप कम हुए हैं और उसके नेचर में सुधार आया है, ये भी स्टेट को देखना है। और जो कन्विक्ट की फैमिली है ना उसकी कंडीशंस भी स्टेट को देखनी है कि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उन्हें कन्विक्ट की कितनी ज़रूरत है, कितने डिपेंडेंट हैं वो कन्विक्ट पे, ये सब देखते हुए स्टेट को रेमिशन पॉलिसी डिसाइड करनी है। तो ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट था, बिल्किस बानो केस से रिलेटेड था। अब ये फ्रीबीज के ऊपर एक एडिटोरियल है। हमें पता है फ्रीबीज कितना ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं, काफ़ी दिनों से इसके ऊपर आर्टिकल आ रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, मैं ये नहीं बताऊंगी फ्रीबीज क्या हैं, हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या कहा गया है कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए हमने ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का सहारा लिया, और आज भी कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का हम सहारा ले रहे हैं। उसमें ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि जो हाई इनकम अर्नर्स या फिर कॉरपोरेशंस है ना उनको हम सबसे ज़्यादा बेनिफिट या सबसे ज़्यादा कट प्रोवाइड करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन में कि जो बेनिफिट है ना वो टॉप से लेके ट्रिकल डाउन होते होते पुअर तक पहुंच ही जाएगा। किस फॉर्म में पहुंचेगा, जॉब क्रिएशन में, हाई आउटपुट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, तो एट लास्ट टॉप
से बॉटम तक वो पहुंच जाएगा। हालांकि इस चीज़ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को हमें ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इसकी वजह से इनइक्वालिटी को बढ़ते हुए पाया गया है। और क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना वो कम होती जा रही है। कुछ रिजल्ट तो इसके पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती हुई देखी जा रही है। उसके बाद क्या है, 1990s के बाद हमें पता है एलपीजी एरा आया था हमारे देश में। एलपीजी एरा आने के बाद क्या फॉर्म किए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, ये सभी यहाँ फॉर्म किए गए। और एक और क्या देखा जा सकता है, अभी जो बड़े या फिर कॉरपोरेट्स को हेल्प करने के लिए एक स्टेप लिया गया है, वो क्या है, कॉरपोरेट टैक्स का रिडक्शन। पहले 30% कॉरपोरेट टैक्स था, अब 18% कर दिया गया है। तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की जो है वो क्या कहती है कि इंडिया के जो 1% टॉप के लोग हैं, मतलब रईस रिच पीपल हैं, वो इंडिया की 22% नेशनल इनकम को होल्ड करते हैं, और जो टॉप 10% है वो 57% ऑफ इनकम को होल्ड करते हैं। और अब कास्ट के बेसिस पे देखा गया है कि इंडिया की जो अपर कास्ट है ना, उनका जो नेशनल एनुअल इनकम है एवरेज, वो 47% ज़्यादा है नेशनल एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम से। मतलब जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है ना नेशनल, उससे अपर कास्ट वालों को 47% ज़्यादा है। उसके बाद इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रेटिफाइड कंट्री है। स्ट्रेटिफाइड मतलब बटी हुई कंट्री है। काफ़ी या तो रईस लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, बटी हुई सोसाइटी पाई जाती है यहाँ। एक बात और कही है इस रिपोर्ट में कि जो कॉरपोरेट्स हैं बड़ी बड़ी, उनके बोर्ड मेंबर्स या फिर जो एमएसएमईज हैं, वो मेनली क्या पाया गया है कि वो अपर कास्ट के लोगों के द्वारा ओन की जा रही हैं। उनके ओनर्स कौन है, अपर कास्ट के लोग हैं। तो लास्ट में ये कहा गया है कि जो फ्रीबीज हम इंसेंटिव्स की फॉर्म में दे रहे हैं ना, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो केवल और केवल जो है वो अपर कास्ट के इलाइट्स को बेनिफिट कर रही है। वो ट्रिकल डाउन होके वो नीचे लो पुअर पीपल के पास पहुंच ही नहीं पा रही है। टैक्स बर्डन की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी टैक्स जो है वो घटा दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया है 30 से 18%। इस चीज़ से हम क्या देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और इसको गवर्नमेंट ने इतनी इजीली इतना कम कर दिया है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस पे कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो किस चीज़ पे लगता है, फूड एंड फ्यूल पे, फूड पे लगेंगे। फूड पे लगने का मतलब क्या है कि जो पुअर पीपल है उनकी इनकम का एक मेजर पोर्शन इन्हीं पे स्पेंड हो जाता है, और ये क्या करता है, एक फाइनेंशियल बर्डन पुट करता है पुअर पीपल के ऊपर। उससे क्या होगा, पुअर पीपल के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आया, उससे फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ कम होगी। ये इसके सारे इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखते हैं कि फ्रीबीज का क्या मतलब है और फ्रीबीज को वेलफेयर मेजर्स से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। फ्रीबीज को वेलफेयर मेजर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए क्या किया कि वीमेन के लिए फ्री बस पास प्रोवाइड करवाया। तो इससे क्या हुआ कि फैमिलीज जो हैं उनकी फ्यूल कॉस्ट बची, मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट बची, और मोर वीमेन ज़्यादा से ज़्यादा औरतें एनकरेज हुई वर्कफोर्स ज्वाइन करने के लिए। डुअल बेनिफिट हो गया। उसके बाद इसका और क्या फ़ायदा निकला कि फैमिलीज जो हैं वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो गई, इनकम ज़्यादा बढ़ गई। अब पहले एक कमाने वाला तो होता था, तो अब 2 हो गए, और इससे क्या हुआ, एट लास्ट विमेन एम्पावरमेंट, ये फ़ायदे हुए। तो क्या इसको वेलफेयर मेजर को फ्रीबी कहा जाएगा? आप सोच के बताएं, इसको कहे फ्रीबी का नाम दिया जाएगा या नहीं। इसी तरह से फ्री मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है, अब तो इसको फ्री ब्रेकफास्ट भी कर दिया गया है, इसमें ब्रेकफास्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। इसमें क्या हुआ कि जो सोशली बैकवर्ड पेरेंट्स जो हैं
वो कम से कम खाने के लिए तो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं ना। और खाने के लिए नहीं, इससे इम्प्लीकेशन क्या होगा, इससे चाइल्ड लेबर कम होगा, चाइल्ड लेबर कंट्रोल में रहेगा, प्लस एजुकेशन भी उनके अंदर इम्पॉर्ट होती जाएगी, उन्हें एजुकेशन भी मिलती रहेगी। प्लस मैं अपनी तरफ से एक बता देती हूँ, इसके साथ क्या होगा, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा क्योंकि खाना मिलेगा। खाना खुद तो वो शायद अफोर्ड ना कर पाए भरपेट खाना, लेकिन स्कूल्स में खाना मिलेगा मिड डे मील स्कीम के तहत, तो ये उनके लिए एक अलग से बेनिफिट हो गया। अब क्या कहा गया है कि इन मेजर्स के चलते तमिलनाडु में जो है वो ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशियो 52% पे स्टैंड करता है, और ये नेशनल एवरेज जो कि 27% है उससे डबल है। आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों का कितना अच्छा असर पड़ रहा है एजुकेशन पे। ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशियो कितना ज़्यादा है, इवन इट इज़ हायर देन यूनाइटेड स्टेट्स जिसका 41% है, उससे भी ज़्यादा हमारे तमिलनाडु का है। तो आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट कितना ज़्यादा है। अब एक चीज़ और बताई गई है कि अगर जो एक टाइम पे कलर टेलीविज़न प्रोवाइड करवाए गए थे विलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस कम होता पाया गया। कितना बड़ा एक बेनिफिट हुआ, विमेन एम्पावरमेंट हुई। विमेन एम्पावरमेंट कैसे हुई, क्योंकि मेनली वो हाउस होल्ड में रहती हैं, घरों में रहती हैं विमेन, और उनको आउटसाइड वर्ल्ड से विजुअल मीडिया के थ्रू, हम टीवी के थ्रू कनेक्ट कर पाए। ऐसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी एनहांसमेंट हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे एनहांसमेंट हुई कि पहले विमेन और चिल्ड्रन जो है ना वो दूसरों के घरों में टीवी देखने के लिए जाया करते। जो लोग रिच थे और जिनके पास टीवी होते थे उनके घरों में वो टीवी देखने जाया करते थे। इससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी एनहांसमेंट हुई कि उनके पास अब खुद के पास भी टीवी है। ये एक काफ़ी बड़ा चेंज आया। उसके बाद क्या कहा गया है कि ये 3 केस मैंने हाईलाइट किए हैं, इसमें क्या है कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड लॉ है उनको ग्रेटर लैटिट्यूड के साथ देखने की ज़रूरत है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट इसलिए करती है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके लिए क्या कहा गया है कि जो प्लानिंग कमीशन था जिसको 2014 में अबोलिश कर दिया गया, उसके बाद से जो स्टेट्स का फिस्कल डिवोल्यूशन है वो फाइनेंस कमीशन के हाथों में हो गया, और इसकी वजह से स्टेट की सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर मेजर्स में क्या है, स्टेट्स को काफ़ी सोचना पड़ता है। अब क्या कहा गया है कि सोशल वेलफेयर मेजर्स, जिसको फ्रीबीज भी आज के टाइम पे कहा जा रहा है, वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होने चाहिए, रीजन टू रीजन डिफरेंट होने चाहिए। हर रीजन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे राजस्थान में फ्री ड्रिंकिंग वाटर आप प्रोवाइड करवाएंगे तो ये वहाँ की ज़रूरत है, और वही चीज़ अगर आप केरला में प्रोवाइड करवाएंगे तो वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेट टू स्टेट और रीजन टू रीजन डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए, डिफर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि स्टेट उसके लिए रिस्पेक्टिव लॉ बनाए, उस रीजन के लिए पर्टिकुलर लॉ बनाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाएगी जो कि फ्रीबीज के इशू को कंसिडर करेगी। तो ऑथर का या राइटर का कहना ये है, क्या एक सेंट्रल कमेटी सभी डिफरेंट रीजन्स की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को समझते हुए, ये सभी इश्यूज़ को कंसिडर करते हुए एक सही सजेशन दे पाएगी? क्या एक कमेटी बनाना सही है सेंट्रल